यूपी चुनाव के लिए बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। सुबह 10 बजे बीजेपी का ये संकल्प पत्र जारी होगा और इस दौरान अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने का मुद्दा प्रमुखता से शामिल किया जा सकता है। साथ ही रोजगार पैदा करने, महिलाओं के लिए स्वरोजगार समेत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे भी संकल्प पत्र में शामिल किए जा सकते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए 15 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आकांक्षा पेटी लॉन्च कर प्रदेश भर से सुझाव मांगे गए थे। यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा की थीम पर हुए कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की 30,000 ग्राम पंचायत, सभी विधानसभा क्षेत्रों और महानगरों में लोगों से संवाद कर सुझाव मांगने की बात कही गई थी। साथ ही मिस्ड कॉल और ईमेल के माध्यम से भी सुझाव लिए गए थे। यूपी में अखिलेश यादव के समर्थन में ममता बनर्जी के प्रचार करने पर बंगाल में बीजेपी भड़क गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिन के यूपी दौरे पर है और जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची तो वहां अखिलेश यादव ने खुद उनकी अगवानी की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और समर्थक भी वहां मौजूद दिखाई दिए। समर्थकों की भीड़ के बीच अखिलेश और ममता ने विक्ट्री साइन दिखाया, लेकिन अखिलेश के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी पर बंगाल में बीजेपी भड़क गई। वहां कोलकाता में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता को हिंदू विरोधी बताते हुए दावा किया कि उनकी अपील का यूपी में कोई असर नहीं होगा। ममता बनर्जी यूपी में जितना बार जाएगी तितना बार जोगी जी को सीधा सीधा फायदा मिलेगी। लेकिन अखिलेश यादव ममता के समर्थन में आने पर काफी खुश दिखाई दिए। मुझे उम्मीद है कि उनकी अपील के बाद चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। अखिलेश ने दावा किया कि जैसे बंगाल में बीजेपी को मात मिली, यूपी में भी ममता के साथ मिलकर वो बीजेपी को हरा देंगे। यूपी में अखिलेश यादव के समर्थन में ममता बनर्जी के प्रचार करने पर बंगाल में बीजेपी भड़क गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिन के यूपी दौरे पर है और जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची तो वहां अखिलेश यादव ने खुद उनकी अगवानी की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और समर्थक भी वहां मौजूद दिखाई दिए। समर्थकों की भीड़ के बीच अखिलेश और ममता ने विक्ट्री साइन दिखाया, लेकिन अखिलेश के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी पर बंगाल में बीजेपी भड़क गई। वहां कोलकाता में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता को हिंदू विरोधी बताते हुए दावा किया कि उनकी अपील का यूपी में कोई असर नहीं होगा। ममता बनर्जी यूपी में जितना बार जाएगी तितना बार जोगी जी को सीधा सीधा फायदा मिलेगी। लेकिन अखिलेश यादव ममता के समर्थन में आने पर काफी खुश दिखाई दिए। मुझे उम्मीद है कि उनकी अपील के बाद चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। अखिलेश ने दावा किया कि जैसे बंगाल में बीजेपी को मात मिली, यूपी में भी ममता के साथ मिलकर वो बीजेपी को हरा देंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव पर हमला किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के प्रमुख, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से समर्थन मांग रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया था। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में एक चुनावी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि ममता बनर्जी से अखिलेश यादव का संपर्क साधना इस बात का संकेत है कि उन्हें अपने बल पर जन समर्थन नहीं मिल रहा है। सुनने को मिला है कि कुछ लोग बंगाल से आ रहे हैं, अखिलेश जी का समर्थन कर रहे हैं। सुना है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि अखिलेश जी को समर्थन दो। मतलब अब सपा का यह हाल हो गया है कि सबको बुलाना पड़ता है उत्तर प्रदेश की जनता को बतलाने के लिए कि समर्थन दो, समर्थन दो। लेकिन साथ जिनके बैठकर अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कभी उनसे पूछ ले कि उन्होंने बंगाल की धरती पर उत्तर प्रदेश वासियों का कितना अपमान किया। बलूचिस्तान की आजादी की जंग में अब बलोच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम के आतंकी संगठन की मदद मिल रही है, क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपने अपने मकसद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिया है और इसी वजह से पाकिस्तान में लगी गृह युद्ध की आग और भड़क रही है, जिससे पार पाने में पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट रहे हैं। साल 2007 में बने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान का भी तालिबान कहा जाता है, जो अफगानिस्तान के तालिबान से अलग है, जिसका मकसद पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां इस्लामी कानून का राज कायम करना है। जबकि बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के चंगुल से बलूचिस्तान को आजाद कराना चाहती है। उनका आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के संसाधनों का तो इस्तेमाल करती है, लेकिन वहां की जनता को उसका फायदा नहीं पहुंचाती। मतलब यह कि बलोच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी तालिबान का दुश्मन एक है और वो है पाकिस्तान। इसी वजह से दोनों संगठन अपने मकसद के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पिछले दिनों बलूचिस्तान के पंजगुर और नुश्की इलाके में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमले हुए थे
और खबर है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी तालिबान की मदद से कैंप पर हमले किए थे। चीन ने वियतनाम सीमा के पास लॉकडाउन लगा दिया। चीन के गुआंगशी प्रांत में वियतनाम सीमा के पास कोरोना के कुछ मामले सामने आने की वजह से वहां लॉकडाउन लगा दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गोवा में कई जगहों पर रैलियां की। इस दौरान उन्होंने राज्य में बेरोजगारी बढ़ने का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए प्रियंका को कांग्रेस शासित राज्यों की ओर ध्यान देने को कहा। बीजेपी का दावा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। With a good youthful population and yet the second highest in unemployment in India. दिल्ली पुलिस ने जगतपुरी इलाके से नकली नोट छापने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 500 और 200 के नकली नोट भी बरामद किए। धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिए गए भड़काऊ बयानों से आरएसएस ने किनारा कर लिया। एक दिन पहले मुंबई में राष्ट्रीय एकता और हिंदुत्व के विषय पर हुए एक कार्यक्रम में पहुंचे मोहन भागवत ने ऐसे बयान देने वालों को खरी खरी सुनाई। जैसे धर्म संसद के बाद एक विधान बाहर आया, वो हिंदू वचन हिंदू कर्म हिंदू मन नहीं। लेकिन मौके की ताक में बैठे विपक्षी दल धर्म संसद के बहाने आरएसएस को घेरने से नहीं चूके। जिन लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो उनको पहले तो देश के बारे में समझाइए। हिंदू धर्म महासागर है, हिंदुत्व एक राजनीतिक तालाब है, गदला सा। गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी से जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने की अपील की। इससे पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की तरफ से दी गई सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एक बार फिर गृह मंत्रालय ने उनसे जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने की अपील की। ओवैसी की कार पर हुई फायरिंग के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया, जिसमें उन्होंने ओवैसी से सुरक्षा लेने की गुजारिश की। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह की जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने की अपील को ठुकरा दिया कि आप मुझे जेड कैटेगरी नहीं, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए। 3 फरवरी को मेरठ से दिल्ली लौटने के दौरान छिजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी की कार पर फायरिंग हुई थी। इसके अगले दिन केंद्र सरकार ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया था और उस दिन भी ओवैसी ने संसद में अपने ऊपर हुए हमले का जिक्र करते हुए सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज योगी आदित्यनाथ यूपी में 4 जगहों पर जनसभाएं करेंगे। योगी दोपहर 1:30 बजे मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा विधानसभा में रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद योगी 2:30 बजे अमरोहा की नौगांवा विधानसभा पहुंचेंगे और वहां भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। वहीं योगी शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचेंगे, जहां वो मोदी नगर के एक कॉलेज में जनसभा में शिरकत करेंगे। जेल में बंद राम रहीम 21 दिन की फरलो मिलने के बाद दिल्ली के पास गुरुग्राम के अपने आश्रम पहुंचे। अब वो पंजाब चुनाव से पहले 21 दिन के लिए जेल से बाहर आए हैं। फरलो एक छुट्टी की तरह है जिसमें जेल में बंद कैदी तय समय के लिए अपने घर जा सकता है। राम रहीम रेप और हत्या के केस में हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद थे, लेकिन पंजाब में चुनाव से 13 दिन पहले वो जेल से बाहर आ गए। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली और वो रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम पहुंचे। गुरुग्राम में राम रहीम का आश्रम है और अगले 21 दिन वो इसी आश्रम में रहेंगे। तब गुरमीत राम रहीम जो है वो गुरुग्राम के साउथ सिटी में जो आश्रम है वहाँ पर एक तरह से पहुँच चुका है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये गुरमीत राम रहीम के काफिले के ही गाड़ियाँ हैं। राम रहीम जब आश्रम पहुंचे तो वहां कड़ी सुरक्षा नजर आई। मीडिया ने कोशिश की कि आश्रम के अंदर की एक झलक मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मीडिया को आश्रम से दूर ही रखा गया। वैसे तो राम रहीम गुरुग्राम में रहने वाले हैं, लेकिन उनके सिरसा के आश्रम में भी लोग राम रहीम के कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आने पर खुश दिखे। राम रहीम को फरलो मिलने से कुछ महिलाएं तो इतनी खुश दिखी कि उनका गला भर आया। खुशी इतनी हो रही है कि बताने के पता नहीं चल रहा क्या कहें क्या ना कहें। हम हमारे लिए जो काले दिवस को बदल के आज शहंशाह जी ने हमारे लिए गोल्डन डे बना दिया इसको, इस दिन को। गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी सजा हुई है और उन्हें फरलो मिलने से पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का परिवार नाखुश दिखा। उनके बेटे ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला किया और आरोप लगाया कि राम रहीम को चुनाव की वजह से फरलो मिली। डेरा प्रमुख को फरलो जो दी गई है, इलेक्शंस का टाइम है और कहीं ना कहीं ये एक गंदी सियासत का एक नतीजा है।
लेकिन हरियाणा सरकार ने इससे इनकार किया और राम रहीम के जेल से बाहर आने को संयोग बताया। अगर फरलो आज मिली है तो इदा मैं समझना कोई चोण दे नाल कोई संबंध नहीं है, इधर संयोग है। राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा सिरसा में है। इसके अलावा पंजाब के 23 जिलों में उनके 300 बड़े डेरे हैं। गुजरात की एक निचली अदालत अहमदाबाद में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़े मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी। 2008 में हुए इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में अब तक 78 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया था। 82 आतंकी सलाखों के पीछे हैं। 96 आतंकियों की पहचान हुई थी, जबकि 3 पाकिस्तान और 1 सीरिया भागने में कामयाब हो गए थे। 13 साल से ज्यादा पुराने मामले में अदालत ने पिछले साल सितंबर में सुनवाई पूरी की थी। निचली अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पहले 1 फरवरी की तारीख तय की थी, लेकिन जज के कोरोना से संक्रमित होने की वजह से फैसला 8 फरवरी तक टाल दिया गया था। अब आज इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट में 21 बम धमाके हुए थे, जिनमें 56 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अहमदाबाद पुलिस ने दावा किया था कि आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोग इन धमाकों में शामिल थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देश को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप पर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरी है और वो लगातार सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर भी है, जिसका जवाब देते हुए पुष्कर सिंह धामी ने आम आदमी पार्टी को चुनावी पर्यटक बताया। इतना ही नहीं, न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी आम आदमी पार्टी पर मढ़ दिया। जो आम आदमी पार्टी वाले हैं ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वोट अगर चली सीट ना जीते, वोट जितने मिलेंगे वो आपके लेंगे, कांग्रेस के लेंगे, सत्ता विरोधी वोट लेंगे। कौन से वोट लेंगे? आम आदमी पार्टी वोट चाहे किसी का कांग्रेस का लेगी, भाजपा का लेगी, अलग बात है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा नुकसान देश का कर रही है। मुख्यमंत्री के इस आरोप पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। सीएम धामी साहब की बौखलाहट और घबराहट इस बयान से साफ जाहिर होती है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया कि दिल्ली की तर्ज पर वो उत्तराखंड में भी सरकार बनाने में सफल होगी। गुजरात के किशन भरवाड़ मर्डर केस में जांच एजेंसियों के हाथ कुछ अहम जानकारियां लगी हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक उन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार मौलाना अयूब के मोबाइल से 26 लोगों की प्रोफाइल मिली। जांच एजेंसियों को शक है कि वो सभी लोग मौलाना अयूब और उनके गैंग के निशाने पर थे। किशन भरवाड़ की तरह उन पर भी हमला हो सकता था, जिनकी प्रोफाइल आरोपी मौलाना के फोन से मिली। उनमें एक निजी चैनल के एडिटर भी शामिल हैं। इनके अलावा यति नरसिम्हानंद सरस्वती की प्रोफाइल भी जांच एजेंसियों के हाथ लगी। वो दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक मंदिर में पुजारी हैं, जो आए दिन अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की प्रोफाइल भी मौलाना अयूब के मोबाइल से एजेंसियों को बरामद हुई है। ये जानकारी सामने आने के बाद यूपी एटीएस और तेलंगाना पुलिस खुफिया एजेंसियों के साथ अहमदाबाद पहुंच गई। दूसरी तरफ गुजरात एटीएस ने दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मौलाना कमर गनी उस्मानी के दफ्तर पर छापेमारी की और वहां से सभी इलेक्ट्रिक उपकरण सीज कर लिए। साथ ही कमर गनी उस्मानी और उनके संगठन टीएफआई दोनों के बैंक खातों की जानकारियां खंगालने में जुट गई और जांच में यह पता चला कि टीएफआई का अकाउंट 2021 में ही खोला गया था, जिसे 11 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। सतीश पूनिया पर यह हमला उनके कांग्रेस पर दिए जूते वाले बयान की वजह से हुआ, जिसके विरोध में बीजेपी सड़कों पर उतर आई और राजस्थान के कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। 12 जिले में तो बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए। उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दावा किया कि सतीश पूनिया की कार पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही हमला किया। सतीश पूनिया ने भी अपने ऊपर हुए हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और एक बार फिर अपने बयान को दोहरा दिया। जूते की बराबरी का हमारे यहाँ राजस्थान में सामान्य बोलचाल में, रिश्तेदारी में भी सामान्य भाषा है, इसमें मैंने किसी को गाली नहीं दी है। सतीश पूनिया के जिस बयान पर बवाल खड़ा हुआ वो उन्होंने कोटा में एक दिन पहले दिया था और वहीं से लौटते वक्त उनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने धावा बोल दिया। हाथों में काले झंडे लिए लोगों ने पूनिया की गाड़ी को रोक लिया और उनके खिलाफ नारे लगाए। लेकिन ये बवाल यही नहीं थमा और सीएम अशोक गहलोत ने भी सतीश पूनिया को उनके बयान पर घेर लिया। उन्होंने सारे विवाद के लिए पूनिया को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि उनके ऊपर होने वाले हमले में आरोपियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की गई। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ऐसा कमेंट करोगे तो
स्वतःस्फूर्ति लोगों को गुस्सा जाता है। अभी पूनिया के बयान पर विवाद थमा भी नहीं था कि बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस नेताओं को धमकी दे दी। यदि नहीं की कार्रवाई नहीं की है तो पटक पटक मारेंगे। बीजेपी ने सतीश पूनिया पर हुए हमले के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार से खुद की जान को खतरा बताया। साथ ही उन्होंने 3 दिन पहले पुणे में अपने साथ हुई मारपीट की घटना का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें कुछ लोग किरीट सोमैया को घेर कर उनसे धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उन्हें और उनके सुरक्षा कर्मियों को संभलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते धक्का मुक्की मारपीट में बदल गई और वो पुणे महानगर पालिका की सीढ़ियों पर गिर गए। ये देख उनकी गाड़ी के पास खड़े सुरक्षा कर्मी फौरन हरकत में आए और वो किरीट सोमैया को सुरक्षित वहां से निकाल कर ले गए। इस घटना के लिए उन्होंने शिवसेना कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि उन पर पत्थर से हमला करने की कोशिश की गई। पत्थर और लाठी घाटी और पुलिस के सहकार्य से अटैक हो रहा है। बीजेपी नेता के इस आरोप को शिवसेना ने बेबुनियाद बताया। हमारे शिवसैनिक किसी को जान से मारने के लिए नहीं है, लोगों की सेवा करने के लिए है। 3 दिन पहले किरीट सोमैया कोविड सेंटर में गड़बड़ी का आरोप लगाकर पुणे महानगर पालिका में शिकायत करने पहुंचे थे, जहां उनके साथ ये घटना हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के वोदका वाले वादे पर सियासी घमासान शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने यह वादा एक दिन पहले यूपी के आगरा की एक चुनावी रैली में किया था, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इसी चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने आलू किसानों को साधने की कोशिश की और ये वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर इलाके में वोदका फैक्ट्री लगाई जाएगी। कीमत दिलाने के लिए हमें कोई भी सरकार से फैसला लेना पड़ेगा तो हम लेंगे और बड़ा कारखाना इसी इलाके में लगा करके कम से कम इस आलू की कीमत दिला सकें। लेकिन बीजेपी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का ये वादा रास नहीं आया। झूठ भ्रम सब कुछ बोलकर कैसे सत्ता में आ सकते हैं? इनके वादों पर कोई जनता भरोसा नहीं करने वाली। इससे पहले अखिलेश यादव सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान का वादा भी कर चुके हैं। दिल्ली के पास नोएडा में एक शख्स के घर से 3 करोड़ से ज्यादा कैश मिला और पुलिस को खबर मिली कि नोएडा के सेक्टर 44 के एक घर में करोड़ों रुपए छिपाकर रखे गए थे, जिसके बाद पुलिस ने घर पर छापा मारा, जहां एक बक्से के अंदर रखी रकम देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें नोटों की गड्डी भरी हुई थी। गिनती के बाद पता चला कि ये रकम 3 करोड़ 70 लाख रुपए है। जिस शख्स के पास घर से ये पैसे मिले वो वहां किराए पर रहता था। पूछताछ के दौरान वो पुलिस को इस रकम से जुड़े कोई कागजात नहीं दिखा पाया। कर्नाटक में हिजाब और भगवा गमछे पर जारी विवाद के बीच कुछ स्कूलों में हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं को अलग क्लासरूम में बैठाया गया। एक दिन पहले राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि सभी छात्रों को स्कूल की यूनिफॉर्म में ही आना होगा। इसके बावजूद जब उडुपी के कुंदापुरा इलाके के एक स्कूल में कुछ छात्राएं हिजाब में पहुंच गईं तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। हंगामा बढ़ने लगा तो स्कूल प्रशासन ने उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाजत दे दी, लेकिन उन छात्राओं को अलग क्लासरूम में बैठने के लिए कहा गया। इसी तरह कुछ और स्कूलों में भी हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं के लिए व्यवस्था की गई। हालांकि उन्हें कोई टीचर पढ़ाने के लिए नहीं गया। कुछ इसी तरह की सख्ती का सामना उन छात्रों को भी करना पड़ा जो भगवा गमछा गले में डालकर स्कूल पहुंचे। वहीं हासन जिले में हिजाब के समर्थन में कई छात्राएं सड़क पर उतर आईं। उन्होंने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर स्कूलों में हिजाब को इजाजत देने की मांग की। इसी तरह यादगीर जिले में भी कई लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस बीच हिजाब और भगवा गमछे के विवाद में नीले रंग के गमछे की भी एंट्री हो गई। चिकमगलुरु के एक स्कूल में कुछ दलित छात्र नीले रंग का गमछा गले में डालकर पहुंच गए। उन्होंने वहां खूब नारे भी लगाए। इन दलित छात्रों ने हिजाब का समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया और इस मुद्दे की गूंज लोकसभा में भी सुनाई दी, जहां केरल सरकार में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसदों ने कर्नाटक में जारी हिजाब मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर दी। यही नहीं, केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने भी लोकसभा में यह मुद्दा उठाया और हिजाब को मुस्लिम समुदाय के लिए जरूरी बताया। इट इज लाइक मंगलसूत्र फॉर हिंदूज, टर्बन्स फॉर सिख्स। इस बीच कर्नाटक सरकार ने साफ किया कि स्कूलों में सभी छात्रों को तय किए गए नियम मानने होंगे। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांग की कि कर्नाटक सरकार छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल जाने की जल्द मंजूरी दे।
और यूपी के चुनावी रण में जीत के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज हस्तिनापुर, मथुरा और खैरगढ़ में घर घर प्रचार अभियान की कमान संभालेंगी और लोगों से पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगी। प्रियंका सुबह 11 बजे हस्तिनापुर के मवाना में घर घर प्रचार अभियान में शामिल होंगी। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे प्रियंका गांधी मथुरा पहुंचेंगी। वहां प्रियंका सबसे पहले विश्राम घाट पर यमुना नदी की पूजा करेंगी और इसके बाद डोर टू डोर अभियान में शामिल होंगी। मथुरा के बाद प्रियंका खैरागढ़ का रुख करेंगी, जहां वो करीब 3:30 बजे पहुंचेंगी और फिर ककरोल चौराहे से उदगर चौराहे तक घर घर प्रचार अभियान के जरिए पार्टी के लिए वोट मांगेंगी। कनाडा की राजधानी ओटावा में इमरजेंसी लागू कर दी गई। ये कदम वहां के मेयर जिम वॉटसन ने उठाया। कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों के विरोध में वहां के हजारों ट्रक ड्राइवर पिछले महीने की 29 तारीख से जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और वो तभी से वहां की संसद के बाहर जमे हैं। इन हालात में ओटावा के मेयर जिम वॉटसन ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टेंट लगा दिए और अपने बड़े बड़े ट्रकों को सड़कों पर खड़ा कर दिया, जिससे रास्ते ब्लॉक हो गए और लोगों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया। उन्हें जरूरत का सामान जुटाने के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन फ्रीडम ट्रक कॉन्वॉय अभियान को चला रहे प्रदर्शनकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई तरीके निकाले। उन्होंने ट्रकों पर कोरोना नियम हटाने की मांग लिख दी तो हॉर्न बजाकर भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। कुछ प्रदर्शनकारी तो अपने पूरे परिवार के साथ वहां पहुंचे। पूरे परिवार से मतलब घर में मौजूद छोटे बच्चे भी। वो वहां परेशान न हो, इसके लिए उनके लिए वहां झूले और ड्रम बजाने वाले का भी इंतजाम किया गया। प्रदर्शनकारियों ने वहां खाने पीने की भी व्यवस्था की। ठंड का मौसम है तो गर्म चाय पानी का भी इंतजाम किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ओवैसी की पार्टी AIMIM की जनसभा में हंगामा खड़ा हो गया। ये बवाल तब खड़ा हुआ जब असदुद्दीन ओवैसी की राह ताक रहे लोगों के बीच वो नहीं पहुंचे, जिससे नाराज उनके समर्थकों ने उन्हें उनके बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। वो लोग गुस्से से इस कदर भड़क गए कि कुर्सियों को हवा में उन्होंने ऐसा उड़ा दिया जैसे कोई पतंग हो, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो किसी को चोट भी पहुंचा सकती है। ओवैसी को अपने एक उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए वहां पहुंचना था, लेकिन सुबह से जब शाम हो गई और वो वहां नहीं पहुंचे तो उनका इंतजार कर रहे लोगों का पारा चढ़ गया। गुजरात के राजकोट में पुलिस कमिश्नर पर लाखों का कमीशन लेने का आरोप लगा, जिसके बाद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। यह आरोप राजकोट दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक गोविंद पटेल ने पुलिस कमिश्नर मनोज अग्रवाल पर लगाया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन उन्हें रास्ते से हटाने के लिए पुलिस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्हें जबरन उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल रहीं। उनके साथ भी पुलिस ने यही किया। महिलाएं विरोध करती रहीं और पुलिसकर्मियों ने उन्हें अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बैठा लिया। यह हंगामा गोविंद पटेल के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को एक चिट्ठी भेजने के बाद शुरू हुआ। राज्यना गृहमंत्रीश्रीने આના અંગે રજૂઆત કરી હતી અને રજૂઆતના અનુસંધાને આ પત્ર લખ્યો છે। पुलिस कमिश्नर पर लगे आरोप की जांच के लिए गृह विभाग ने पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। હું નથી બોલી રહ્યા છે કે આક્ષેપ ખોટા છે યા સાચા છે। હું ફક્ત એટલા આપના બોલી રહ્યા છું कि जो भी आक्षेप થયા છે એના जो છે તપાસ કરવામાં આવશે। इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर मनोज अग्रवाल को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की। मेक्सिको के बाका कैलिफोर्निया सुर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर लोगों को आसमान में कुछ रहस्यमय चीजें। एक उम्मीदवार वीरप्पन जैसी मूछें रखने की वजह से सुर्खियों में है। इस उम्मीदवार का नाम अंसार अहमद है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें फाफामऊ विधानसभा सीट से टिकट दिया। इसी सीट से वो 2 बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन इलाके में वो अपनी मूछों की वजह से पहचाने जाते हैं। आप खास तौर पर इनकी मूछों को देखिए। इनकी जो मूछें हैं वो वीरप्पन का नाम आपने सुना होगा, हालांकि वो तस्कर था, ये तस्कर नहीं है। अंसार अहमद का ये तक कहना है कि मूछों की वजह से इलाके के लोग उन्हें चंदन तस्कर वीरप्पन का छोटा भाई कहते हैं, लेकिन वो इसका बुरा नहीं मानते। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि इस बार राज्य से बीजेपी सरकार का जाना तय है। अब की बार हर हालत में भाजपा सरकार का जाना तय है। यही नहीं, नामांकन दाखिल करने के बाद अंसार अहमद ने यह भी दावा किया कि वो इस सीट पर भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। पंजाब के लुधियाना की आत्मनगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कमलजीत सिंह कटवल ने
काफिले पर हमला हो गया। कटवल ने आरोप लगाया कि प्रचार के दौरान उनके समर्थकों के साथ लोक इंसाफ पार्टी के नेता सिमरजीत सिंह बैंस के लोगों ने मारपीट भी की, जिसकी गवाही दी कांग्रेस प्रत्याशी के काफिले में मौजूद गाड़ियों ने। वहां मौजूद हर एक कार के शीशे चकनाचूर दिखे और कुछ की तो उन लोगों ने सूरत ही बदल दी। कांग्रेस प्रत्याशी कमलजीत कटवल ने आरोप लगाया कि वो अपने प्रचार अभियान के लिए मीटिंग के लिए वहां पहुंचे थे, जिन पर सिमरजीत सिंह बैंस के बेटे ने अपने साथियों के साथ हमला बोल दिया। मीटिंग ते जाना सी, इन्होंने आके दफ्तर ते हमला किया, आ सारियां गड्डियां साडियां भन्न के गए ने। इस मारपीट में दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए पूरे इलाके में मुस्तैदी बढ़ा दी। इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। But we are looking into it and proper legal action will be taken. घटना के काफी देर बाद तक भी वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटा रहा, जो मारपीट करने वाले आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करते दिखे। यूपी के कानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की पुलिस से भिड़ंत हो गई। बताया गया कि पुलिस ने प्रचार में शामिल गाड़ियों की संख्या पर ऐतराज जताते हुए काफिले को रोक दिया। और इसी बात पर कानपुर की भोगनीपुर सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष पांडे और उनके समर्थक पुलिस से भिड़ गए। आशुतोष पांडे ने पुलिस पर प्रचार को रोकने का आरोप लगा दिया। इस दौरान वहां पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू हो गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रचार में शामिल आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा बढ़ता गया और एक बार फिर वहां सभी लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया। नियम क्या है? नियम क्या है बताइए आप। वहां मौजूद पुलिस के अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही बैठ गए। काफी देर तक चली बहस के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थक वहां से हटने को तैयार हुए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां पर अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर ससुराल पहुंची पत्नी ने घंटों तक घर के सामने हंगामा किया। उसने आरोप लगाया कि उसका पति शादी के 6 महीने बाद ही उसे छोड़कर चला गया था, जिसके 2.5 साल बाद वो उसे मनाने के लिए शादी की सालगिरह के मौके पर ससुराल पहुंची, पर उसे घर के अंदर घुसने से रोक दिया गया। इसके बाद तो उसने वहीं डेरा जमा लिया और हटने से साफ इनकार कर दिया। तो वो 4 मिनट की बात करके मिठाई का डब्बा लेकर रेड रोजेस लेकर उसको बात करना चाहती थी, बस। हंगामे को बढ़ता देख पुलिस को बुलाया गया, जिसने उस लड़की की शिकायत सुनने के बाद दोनों पक्षों से बातचीत कर इसे सुलझाने की अपील की। इनके पति को बुला लिया गया है और इनको अभी बातचीत किया जा रहा है। जैसा होगा, जो भी लीगल होगा, वो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लड़की ने आरोप लगाया कि उसकी सास ने जबरन उसकी तलाक की अर्जी दाखिल कर दी, जिसके खिलाफ उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाना पड़ा। पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया और उसने कोलकाता के पास विधाननगर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि यह घटना पिछले हफ्ते हुई थी, जिसके विरोध में वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधाननगर कमिश्नरेट का घेराव करने निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। पुलिस के एक्शन में आते ही बीजेपी कार्यकर्ता भी उग्र हो गए और उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। हालात बिगड़ते देख एक पुलिस वाले ने लाउडस्पीकर के जरिए उन प्रदर्शनकारियों से पीछे हटने की अपील भी की, मगर पुलिस वाले की इस अपील का कोई असर नहीं हुआ और उन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। काफी देर तक वहां इसी तरह हंगामा चलता रहा, जिसे देखते हुए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई। उत्तर अफ्रीका के देश सूडान में एक बार फिर सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरी भीड़ पर काबू पाने के लिए सेना को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और ऐसा करते ही वहां अफरा तफरी मच गई। सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लोगों के खिलाफ जैसे ही सख्ती दिखाई गई, वो लोग पीछे हटने पर मजबूर हो गए। कहीं उन पर पानी की बौछार की गई तो कहीं आंसू गैस के गोलों की बारिश कर दी गई, जिनमें कुछ लोगों ने तो उन्हीं गोलों को उठाकर वापस फेंकना शुरू कर दिया। उन लोगों ने वहां पर एक रैली भी की, जहां सैकड़ों लोग हाथों में पोस्टर लिए नजर आए। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग बैंड बजाते तो कुछ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। साथ ही कुछ जगहों पर लोगों ने गुस्सा जताने के लिए आगजनी भी की। WHO ने यूरोप में जल्द ही कोरोना के खात्मे की उम्मीद जताई और यह साफ कहा कि यूरोपीय देशों में रहने वाले लोगों को कोरोना वायरस से जल्द छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि वहां यह वायरस अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। साथ ही यह संभावना भी जताई कि आने वाले कुछ महीनों में महामारी के फिर से फैलने का खतरा काफी कम रहेगा। इसके पीछे जो तर्क दिया गया वो ये है कि वहां की बड़ी आबादी के शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी बन चुकी है।
ऐसे में WHO का तो यहां तक मानना है कि अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट भी सामने आ जाए तो उसका असर यूरोपीय देशों के लोगों पर कम होगा, लेकिन उसके लिए लोगों को तेजी से वैक्सीनेशन पर जोर देना होगा। WHO का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जंग में यह समय सबसे अच्छा है, क्योंकि कुछ दिनों में सर्दी का मौसम खत्म हो जाएगा और गर्मी में इस वायरस के फैलने की क्षमता में कमी आ जाएगी। यह भी देखा गया कि ओमिक्रॉन की वजह से कम ही लोग गंभीर रूप से बीमार हुए। राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा रीट का पेपर लीक होने के बाद गहलोत सरकार ने यह परीक्षा रद्द कर दी। पिछले साल 25 सितंबर को यह परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसके बाद से ही इसमें धांधली के आरोप पर हंगामा हो रहा था। L1 में तो कोई पेपर आउट हुआ नहीं है। L2 का एग्जाम जो है उसको निरस्त करेंगे। लेकिन बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस मामले में एक मंत्री और मुख्यमंत्री के दफ्तर के अधिकारियों के हाथ होने का आरोप लगाया। साथ ही इसकी CBI से जांच कराने की मांग दोहराई। सब स्पष्ट है कि मिलकर सबने भ्रष्टाचार किया है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोपहर में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। दिल्ली के पास नोएडा में 2 अवैध इमारतों के मामले में सुपरटेक ग्रुप को बड़ा झटका लगा। अदालत ने इन दोनों टावरों को 2 हफ्ते में गिराने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, नोएडा अथॉरिटी को भी इस मामले पर 72 घंटों के अंदर बैठक बुलाने को कहा, ताकि इन टावरों को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। सेनेगल की टीम ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। उसने फाइनल मैच में मिस्र को 4-2 से शिकस्त दी। ये सेनेगल का पहला खिताब है। इस मुकाबले के दौरान निर्धारित समय में कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन फिर पेनल्टी शूटआउट में मैच का नतीजा निकला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक ही विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया, जिसके बाद कैसरगंज विधानसभा के लिए समाजवादी पार्टी के असली उम्मीदवार की लड़ाई शुरू हो गई। इस सीट पर नामांकन करने आए दोनों ही प्रत्याशियों के पास पार्टी की तरफ से जारी नामांकन फॉर्म मौजूद था, जिसकी वजह से मामला पेचीदा हो गया। पहले अपने समर्थकों के साथ आए मसूद आलम ने पूरे जोर शोर के साथ कलेक्ट्रेट में पर्चा दाखिल किया। धन्यवाद, आभार देता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मैंने उन्हें हमें यहाँ से टिकट दिया, प्रत्याशी घोषित किया। तो उनके बाद उसी सीट पर खुद को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बताते हुए अनंत यादव भी नामांकन करने पहुंचे। संसदीय बोर्ड ने फैसला किया है कि कैसरगंज से आनंद यादव ही प्रत्याशी होंगे, तभी मैंने पर्चा दाखिल किया है। दोनों ही उम्मीदवार पर्चा दाखिल करने के बाद अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आए। कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान के बाद पंजाब की चमकौर साहिब सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत का दावा कर दिया। रूपनगर जिले की ये वही सीट है जहां से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव लड़ रहे हैं। जिनके खिलाफ उसी सीट से चुनावी मैदान में उतरे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने अपनी जीत का दम भरा। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का नाम भी चरणजीत सिंह चन्नी है और उन्होंने अपने इलाके में विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को घेर लिया। अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस हो गए, ये हमारे लिए और बढ़िया, क्योंकि इन्होंने हमारे हल्के में काम कोई नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की पत्नी ने उम्मीद जताई कि इस बार भी लोग उनका साथ देंगे। लोगों का प्यार ही हमें यहाँ तक लेके आया और ऐसे ही उनका प्यार बना रहेगा। मुख्यमंत्री चन्नी का पूरा परिवार भी चुनाव प्रचार में जुटा है। विदेशी सैलानी इसी महीने से ऑस्ट्रेलिया जा सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 21 फरवरी से विदेशी पर्यटकों को अपने देश में आने की इजाजत दे दी। 2 साल बाद ये पहला मौका होगा जब विदेशी सैलानियों के लिए ऑस्ट्रेलिया की सीमा खुल जाएगी। वहां कोरोना संकट की वजह से ये सख्त पाबंदियां लागू थी। दिल्ली के शाहदरा जिले की पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पकड़े गए ये दोनों आरोपी अलग अलग गिरोह से जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर के नाम पर एक संगीत अकादमी, महाविद्यालय और म्यूजियम बनाया जाएगा। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में ही हुआ था। मध्य प्रदेश में इंदौर में उनके नाम से संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी। बीजेपी के लता मंगेशकर के स्मारक बनाने की मांग पर राजनीति शुरू हो गई। उनके निधन के एक दिन बाद बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर शिवाजी पार्क में उनका स्मारक बनाने की अपील की। शिवाजी पार्क में लता दीदी का संस्कार हुआ, उसी स्थली पर उनकी याद में एक भव्य और दिव्य स्मृति स्थली बने। लेकिन बीजेपी की इस मांग को शिवसेना ने राजनीति करार दिया। कुछ लोग उनके स्मारक की बातें करते हैं, करने दीजिए। उनका स्मारक बनाना आसान नहीं है।